पिछले कुछ वक्त में, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनावों की महज तारीखों का ऐलान होना बाकी है, उससे पहले टोन भी सेट हो चुका है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सबसे बड़े चेहरे ब्रांड मोदी बिहार के गया पहुंचे और यहां से प्रधानमंत्री ने बिहार को बड़ी सौगात तो दी, साथ ही कई मसलों पर आरजेडी कांग्रेस समेत महागठबंधन पर तंज कसा, अवैध घुसपैठ पर वार किया। पीएम ने आगाह किया कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है, जो बेहद चिंता की बात है। पीएम ने आरजेडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा कि किस तरह लालटेन राज में बिहार अंधेरे में डूबा था। कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी तिजोरी भरी इसी पैनल पर, इसी चीज को लेकर, जहां महागठबंधन भी अग्रेसिवली अटैक कर रहा है। आप देख रहे हैं बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह भी बड़ी बात है कि जनता किसकी बातों पर, किसके दावों पर ज्यादा विश्वास कर रही है। आज प्रधानमंत्री का यह दौरा रहा, बड़ा दौरा रहा। क्या प्रधानमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी टोन सेट कर दी है? इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले यह रिपोर्ट। बिहार के गयाजी में पीएम मोदी ने घुसपैठ पर करारा वार किया और कहीं न कहीं आने वाले बिहार चुनाव कैंपेन की टोन भी सेट कर दी। पीएम मोदी ने कहा, घुसपैठियों को बिहार के लोगों का रोजगार नहीं छीनने देंगे, उनके अधिकार पर डाका नहीं डालने देंगे, इसीलिए डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने बिहार को बुरी नजर से बचाए रखने की अपील कर आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। लोगों को आगाह किया कि कौन पार्टी घुसपैठियों के साथ खड़ी है, पहचान कर लीजिए। रोजगार नहीं छीनने देंगे, जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। वहीं पीएम मोदी ने लालटेन राज के बरक्स आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया। कहा, लालटेन राज में बिहार लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। अब बिहार की एनडीए सरकार विपक्ष के नफरती अभियान का जवाब दे रही है। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। वहीं पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून का भी जिक्र किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी। जाहिर है पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। वहीं पीएम मोदी ने गयाजी में करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन किए, जो विकास की रफ्तार को बयां कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक उनके मंच पर नजर आए। नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर का पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना अब चर्चा का विषय बन गया है। भारत एक्सप्रेस के लिए गयाजी से कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री थे वहां पर। प्रधानमंत्री गया पहुंचे, लगभग 13,000 करोड़ की सौगातें दी। इसके साथ साथ कहा कि बिहार को बुरी नजर से बचाना है। अब आप समझ सकते हैं किसकी बुरी नजर से बचाने की बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और क्या वाकई ऐसा है? यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। बिहार वासी भी समझ रहे हैं कि 2 चीजें। प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी एनडीए कह रहा है कि विकास 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 और बुरी नजर से बचाना है।
वो लालू जी के जंगल राज का भी जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ हो गया, घुसपैठ से जुड़ा मिशन हो गया, डेमोग्राफिक मिशन हो गए, इस पर एनडीए चुनावी टोन सेट कर रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन क्या कर रहा है? महागठबंधन कह रहे हैं एसआईआर 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 एसआईआर। इसी पर करेंगे बात। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, जल्दी से तारुफ आपका करा दूं। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय सर नमस्ते। मेरे साथ प्रवक्ता बिहार बीजेपी राहुल आनंद जुड़ चुके हैं। राहुल भाई बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ साथ डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, जाने माने तेज तर्रार प्रवक्ता आरजेडी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रभात कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस डिबेट की ओपनिंग मैं बीजेपी के साथ ही कर रहा हूं। राहुल भाई प्लीज आप मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री ने चुनावी टोन तो सेट कर दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम बिहार के युवाओं का रोजगार घुसपैठियों को नहीं छेड़ने देंगे। तो एक वाजिब सा सवाल यह नहीं बनता कि 10-11 सालों से तो आप ही की केंद्र में सरकार है, ये सारा काम गृह मंत्रालय के अंदर आता है, घुसपैठ नहीं रोक पाए क्या आप? ये आपके पक्ष में जा रहा है कि विपक्ष में जा रहा है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है ये पॉइंट? रोहित जी, निश्चित तौर पे अगर बात करें तो बिहार की जो धरती, गया जी की धरती, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां बौद्ध, जैन, हिंदू और सभी परंपराओं को यहाँ गहरा संबंध रहा है। अगर उस धरती से अगर उन्होंने कुछ संदेश दिया है तो निश्चित तौर पे वो एक श्रद्धा, साधना और शांति का संदेश दिया है। और उन्होंने बताया है इस बात को कि आने वाले समय में जो भी लोग हमारे बिहार में या हमारे देश के अंदर किसी प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, जिसको लेकर लगातार महागठबंधन के लोग जाने जाते रहे हैं और जिनकी राजनीतिक की जो भविष्य है उन्हीं के समीकरण पे आधारित है, उन लोगों को भी सचेत कर दिया है कि हम जो साफ सफाई का जो अभियान शुरू कर रहे हैं और खास करके जो नक्सली की जो धरती रही हो, जहां से नक्सलाइट को समाप्त कर दिया गया है, वहां से एक संदेश देना बिल्कुल यह स्पष्ट है कि अलग प्रॉब्लम है। उसके लिए तो गृह मंत्री जी एक तारीख दे चुके हैं। गृह मंत्री जी नक्सलिज्म को लेकर एक तारीख दे चुके हैं। डेड क्या है, जब तक की सारी चीजें खत्म हो जाएगी, डेट दे चुके हैं गृह मंत्री जी। लेकिन घुसपैठियों को लेकर पिछले 11 सालों में आपकी सरकार वो कदम नहीं उठा पाई क्या जो उठाने चाहिए थे? रोहित जी, निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, आपने देखा होगा कि हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को बड़ा ही स्पष्ट किया था कि एक भी घुसपैठिए को और खास करके जो नक्सलवाद को प्रभावित क्षेत्र है उसको हम क्लियर करेंगे। और हमने लगातार ऑपरेशन चलाकर कितने माओवादियों को भी सरेंडर करा दिया है। और जो चीज बचे हैं उनके तरफ इशारा किया गया है कि जो हमारे देश के अंदर जो डेमोग्राफिक बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक संदर्भ याद दिला देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले, यानी पिछले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो बीएसएफ को एक नई ताकत देने का काम किया जा रहा था और उस ताकत का प्रतिरोध कौन कर रहा था, उसका प्रतिकार कर रही थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और मुख्यमंत्री पंजाब के। वो कह रहे थे कि बीएसएफ को अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो करके जो ये लोग जो डेमोग्राफी बदलने का जो प्रयास करते हैं उसके ऊपर एक लंबा डेमोग्राफिक पर भी अब आप बड़ी स्ट्राइक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज यही मैसेज दिया। एक बार ओपनिंग में सबकी ले लूं राहुल भाई, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। प्रभात भाई प्लीज आप आइए। प्रभात भाई, प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि घुसपैठियों के साथ खड़ी है कांग्रेस, कितना सही है आरोप, बताइए आप मुझे। रोहित भाई, प्रधानमंत्री की बातें लोग अपना हास्यास्पद रूप से लेते हैं, और खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। और प्रधानमंत्री जी जिस ढंग की भाषा का प्रयोग करते हैं तो लोग इनको कपिल शर्मा से कम नहीं समझते बिहार में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब ये मोतिहारी गए थे 2014 में जी, इन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों, अगली बार जब आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से बनी चीनी की चाय पीऊंगा आपके साथ। भाइयों बहनों मित्रों इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कब नींद खुलेगा। 7-8 बार जा चुके हैं उसके बाद रोहित भाई, लेकिन चाय नहीं पी मोतिहारी में उस चीनी मिल का। क्यों पता है? भाजपा के ही गुंडों ने पूरे चीनी मिल की जमीन और चीनी मिल का जो पार्ट्स था कारखाने का, सबको बेच के ग्राह्य कर लिया। लेकिन प्रभात भाई, भले ही उनको मोतिहारी की मिल की मिठास ना मिल रही हो, सत्ता की मिठास तो मिल रही है ना। 2014 के बाद 19 भी आ गया, 24 भी आ गया, सत्ता की मिठास तो मिल ही रही है। आप समझिए। अच्छा, मुझे आप मत मानिए, प्रधानमंत्री जी मुझे मत माने, रोहित भाई को भी ना माने। प्रधानमंत्री जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो मानते होंगे। वो तो बहुत मानते हैं उसको, उसमें भी संशय है। मानते हैं भाई। वोट चोरी वहीं से तो की जाती है। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के अंदर बिहार में एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या, एक भी नेपाली,
एक भी भूटानी, एक भी घुसपैठिया अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे डाला हो कि उसको चिन्हित करा है, तो मैं प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए तैयार हूं। दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ये कौन सी बात है भाई, घुसपैठिया आ गया? अरे बात 20 वर्षों के आपके शासन काल की होगी। बिहार के युवा पूछेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी नहीं चलेगी, आप बताइए 20 वर्षों में आपकी सत्ता रही है, मलाई आपने खाई है नीतीश बाबू के साथ बैठ करके, जवाब देना पड़ेगा। पलायन क्यों नहीं रुका, बिहार का दर्द खत्म क्यों? अच्छा अंतिम बात, घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी अपनी ही सरकार की कलई नहीं खोलते दिखते आपको। तो वो सवाल मैंने पूछा तो, लेकिन वो कह रहे हैं अब इस पर स्ट्राइक होगी, डेमोग्राफिक मिशन चला रहे हैं हम लोग। चल रहे भाई, सरहद की सुरक्षा किसके जिम्मे? माननीय गृह मंत्री जी के। ये मैंने पूछ लिया, मैं एक बार आऊंगा प्रभात भाई, एक बार मैं डॉक्टर अनुज का भी एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका है, सबकी ओपनिंग आ जाए बस। डॉक्टर अनुज मैं आपके पास आ गया। प्रधानमंत्री ने कई चीजों को लेकर जिक्र किया, उन्होंने लालू राज को भी याद दिला दिया, जंगल राज का भी जिक्र कर दिया, डेमोग्राफिक चेंज की बात उन्होंने कर दी, और यह भी कह दिया कि कौन खड़ा है घुसपैठियों के साथ। अब क्या आरजेडी को घुसपैठियों की जरूरत पड़ेगी क्या जीतने के लिए? कई बार ना रोहित जी हंसी आती है और पीएम अपना मजाक खुद बनाते हैं, ठीक है ना, तब हंसी आती है। हम बार बार कहते हैं कि इन लोगों को इतिहास के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई करने की कोशिश रहती है हमेशा। ये अपनी 20 साल के सत्ता की बात नहीं करेंगे, 2014 के बाद जो सत्ता में आए उसकी बात नहीं करेंगे। इनके पास 2 ही स्लोगन है विपक्ष के पास, जंगल राज, चारा घोटाला, क्योंकि चारा घोटाले के जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटा इन्हीं के महामंत्री हैं। खैर इस पे मैं नहीं जाऊंगा, इनकी आदत है 2 ही स्लोगन पे काम करते हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं। देखिए प्रधानमंत्री हमेशा बिहार आते हैं, कोई पहली बार तो आए नहीं, ये लगातार आ रहे हैं और हमेशा एक चुनावी मौसम में ही आते हैं। चुनावी मौसम गुलाबी होता है, जहां इनको अपनी चुनावी घोषणाएं करना आसान लगता है, बाकी काम हो जाना। बिहार की अगर इनकी इतनी चिंता हो तो बाकी समय में भी आया करें ना, क्यों नहीं आते हैं? तो कह रहे कनेक्टिविटी दे तो दी, 1.5 घंटे में गया से राजधानी पटना पहुंच जाते हैं, आप लोग नहीं पहुंच पाते क्या? आप वही मैं कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। ये हमेशा कुछ ना कुछ जुमला फेंक कर जाते हैं और जुमला पे अमल नहीं किया जाता। अब बताइए, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। मगध विश्वविद्यालय में आए, मगध विश्वविद्यालय जहां मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, सुबह से मैं मौजूद हूँ और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं सारी वस्तु स्थिति को। एक रैली में 100 करोड़ रुपया से ज्यादा अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि खर्च होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उससे ज्यादा खर्च किया गया है। लेकिन मिला क्या? आप बताइए। धर्म आस्था का विषय है, ठीक है, विष्णु पद में कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, मैं भी उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर अगर आपकी शिक्षा को महत्व देते, प्राथमिकता होती, तो ये विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक रूप से एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था भौगोलिक सीमाओं के आधार पे, आज इसकी स्थिति क्या हो गई है? तो इसको बेहतर नहीं हो रही चीजें। मोदी जी तो कह रहे हैं हम विकास भी कर रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास भी हमने बहुत सारी चीजें की है, खुद प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया था, नहीं किया था? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ रोहित जी, सुनिए, इसी पे मैं बता रहा हूँ कि 2019 में भी जनाब आए थे, और जब आए थे तो पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा। अभी तक पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना क्या? जबकि इधर लगातार 20 दिनों से मगध विश्वविद्यालय का पठन पाठन काम है जो कि बंद है, क्योंकि पीएम की आने की तैयारी हो रही है। लाइट की व्यवस्था हो, चाहे इंटरनेट की व्यवस्था हो, चाहे वृक्ष काटने की व्यवस्था, तमाम तरह के महकमा यहाँ लगा हुआ है। कुछ दे के तो जाते, शिक्षा के बारे में कुछ कर तो जाते। मगध विश्वविद्यालय के जमीन को छीनकर अपने IIM बना दिया, हमें क्या मिला अभी तक? हमारे हॉस्टल में रहने के लिए बच्चों के पास हॉस्टल नहीं है। यहाँ गरीब और रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, दलित पिछड़े बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया। तो शिक्षा इनकी प्राथमिकता में है नहीं, ठीक है। तो यह जब भी आते हैं बड़े बड़े वादा करते हैं। आपको याद होगा जब 15 मई से उन्होंने क्या किया था? एक लाख वादे तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार सत्ता में भी तो आ रहे हैं। पहले से जो योजना, जब तक आप सत्ता में आओगे नहीं, ये सारी बातें आप रखोगे कैसे? मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने आज भी कोई नैरेटिव सेट कर दिया क्या? मैं आऊंगा अनुज भाई आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बार मुझे संजय जी के पास भी जाना है, एक ओपनिंग हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूं। संजय साहब प्लीज आप मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री ने घुसपैठ को लेकर बहुत दिल खोलकर बातें रखी, प्रधानमंत्री ने तो डेमोग्राफिक मिशन तक का जिक्र कर दिया। इस बार की बिहार के चुनावी टोन एनडीए के लिए यही है क्या? चुनावी टोन सेट हो गया आज से? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो तो राजनीतिक बातें करेंगे, वो डेमोग्राफिक चेंज की बात करेंगे, वो करप्शन की बात करेंगे, वो अतीत में बिहार जो कहीं ना कहीं रोशनी में पिछड़ा हुआ था उसकी बात करेंगे, नक्सलिज्म की बात करेंगे, वो बात तो करेंगे। लेकिन जिस गया की धरती पर वो ज्ञान की भूमि रही है, अगर उन्होंने कुछ बातें कही
तो उन बातों में ऐसा नहीं है कि उसको सिरे से नकार दिया जाएगा। डेमोग्राफिक चेंज तो हुआ है बिहार में। डेमोग्राफिक चेंज को केवल घुसपैठिए के नजरिए से नहीं देखा जाता। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आपका किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, अगर 100 लोग हैं और 123 लोगों के पास आधार कार्ड बने हुए थे, वो सैचुरेशन तो है ही ना। आखिर वो 123 का आधार कार्ड कैसे बन गया? और उस इलाके में जाकर के देखिए कि अगर कोई खास आबादी बढ़ रही है, हम लोग डेमोग्राफी को उसी के तरह से ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि गया वो अगर केंद्र के रूप में केंद्रीय सरकार ने अगर इस बार थोड़ी मदद की है, बजट में बजाते प्रोविजन किया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में, इंडस्ट्रियल हब के रूप में अगर उसको उन्होंने ये किया है, प्रमोट किया है, तो ये गया के लोगों के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, अपेक्षाएं होंगी कि अगर मगध विश्वविद्यालय के परिसर में आए तो वहां से कुछ उसके हिस्से में कुछ बातें होती तो हम लोग थोड़ा और मानते कि हाँ उन्होंने और बेहतर किया। लेकिन जो एक राजनीतिक संदेश जो उन्होंने दिया, अब आरजेडी के 2 विधायक उसी मंच पे मौजूद थे, पार्टी के मंच पर मौजूद है। भाई मगध और शाहाबाद, मगध प्रमंडल में 26 विधानसभा की सीटें हैं, शाहाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। 20 सीटें एनडीए हार जाती है शाहाबाद में, 20 के चुनाव में मात्र 2 जीतती है। ठीक है, मगध में भी मैक्सिमम सीटें एनडीए हार जाती है। और वो नवादा के 2 अगर आरजेडी के विधायक उनके मंच पर खड़े हैं, तो एक राजनीतिक संदेश तो उन्होंने दिया अपने विरोधियों को। सही बात है कि भाई देखिए हमारे साथ ये है। दूसरी चीज, एक जो नैतिकता की बात कही, मैं भी उससे सहमत हूँ। जब इस देश को आजादी मिली होगी, सारे पैनलिस्ट सहमत होंगे, तो एक माना गया होगा कि राजनीति में नैतिकता जैसी चीज भी होगी। अगर आप कहीं से अभियुक्त हो गए और अभियुक्त होने के बाद 30 दिनों तक आप जेल में हैं, भाई आपको त्याग पत्र देना चाहिए। ठीक है, कोर्ट से आप बरी हो जाते हैं, क्विटल आपको मिल जाता है, जनता आपको चुनती है, फिर उस पद को ले लीजिए, कौन रोक रहा है? ठीक है। लेकिन अगर ये संशोधन बिल लेकर के पार्लियामेंट में लोग आए हैं, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने उस मंच से कही कि भाई क्या दिक्कत है, इससे तो उन लोगों को कठिनाई हो सकती है, क्या ये डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रहेगी क्या? हो सकता है कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की हो। तो अगर कोई संशोधन बिल आता है और उस बिल में एक क्राइटेरिया तय होता है, सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं आपके पैनल में, क्या लगता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में जगह नहीं मिलनी चाहिए? भाई उनकी पृष्ठभूमि जो हो, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक कोर्ट हमको सजा नहीं सुनाएगा हम जनता की नजर में पाक साफ है। ठीक है। अगर उन्होंने उस बात को मजबूती से कहा कि कोई व्यक्ति अगर वो नहीं, डॉक्टर संजय, मगर विपक्ष तो यही कह रहे हैं ना, सदन तक में प्रतियां फाड़ दी गई। हालांकि ये ट्रेंड बन चुका है, प्रतियां फाड़ो, वेल की तरफ उड़ाओ, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं उनके मुंह के पास उड़ा दो और फिर बाहर आके मीडिया से बोल दो लोकतंत्र खतरे में है, ये भी अलोकतांत्रिक बिल है। मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अनुज प्लीज आप एक रिएक्शन दे दीजिए इस पे। खुद प्रधानमंत्री के साथ उस मंच पे आपके 2 विधायक मौजूद थे। देखिए, ये शुरू से ही बीजेपी का ये चरित्र रहा है कि जो भी यहाँ भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उसको ये अपने वॉशिंग मशीन में साफ करके जो कि अपने साथ मिला लेते हैं और फिर कहेंगे हम नाक पाक पार्टी हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मौजूदा विधायक हैं और जो उनके साथ एक और जो रजौली के विधायक हैं, उन पे क्या है जो कि काफी हम लोगों ने है जो कि इनको किनारा कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की घटना है, जब वो तेजस्वी जी दौरे पे थे, उसमें जनता के बीच से आवाज आ रही थी कि प्रकाश वीर को हटा दीजिए, तो उन्होंने कहा हटा दिया। तो हम तो पहले ही हटाए हुए थे, तो हमारे विधायक कहाँ हैं? तो वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। नहीं तो ये असंतोष है कि आपकी नैतिकता है, आपकी पार्टी की नैतिकता है? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, हम लोग उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर संजय। देखिए, डॉक्टर अनुज तो कह रहे हैं कि जो दोनों विधायक हैं उनको तो हम पहले किनारा कर चुके हैं, वो बीजेपी में ही जा रहे हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, संगीन आरोप है और ये हमारी नैतिकता है, आरजेडी की नैतिकता है, ये हमने हटा रहे हैं उनको, किनारा कर रहे हैं उनसे। ये सही कह रहे हैं कि प्रकाश वीर जी के बारे में उनको लग गया था कि इस बार टिकट कट जाएगा, लेकिन राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि फ्लोर टेस्ट जब बिहार विधानसभा का हो रहा था, उस समय हमसे पैसे मांगे गए थे, मैं पैसा देने में सक्षम नहीं थी, इस वजह से पार्टी हमसे नाराज चल रही थी। ये आरोप विभा देवी का है, मेरा आरोप नहीं है। और प्रकाश वीर किस वजह से नाराज थे, रजौली के विधायक हैं वो, ये तो बेहतर वो बताएंगे। लेकिन
क्या वो मगध जहां आपकी ताकत मजबूत थी, अगर उसमें से हमारी प्रधानमंत्री जी ने किया और 2-2 विधायक उनके खाते में गए, तो कुछ चीजें सिंबॉलिक भी होती है। सिंबॉलिक मैसेज ही सही। अब ठीक है, वो आगे वो क्या निर्णय लेंगे, क्या नहीं, सिंबॉलिक क्या है? इसके पहले जनता दल यू के जो वहाँ कौशल यादव है वो आरजेडी में शामिल हो गए, इसको क्यों भूल जाते हैं? नवादा में 2 ध्रुव हैं, एक कौशल यादव जी हैं, एक राजबल्लभ यादव जी। तो कौशल जी तो जनता दल यू छोड़कर हमारे पास आ गए। ठीक है, पिछला महीना। तो फिर इसमें अब इसको किस तरह से लेंगे आप? तो देखिए, ये जनता की मांग है, जनता की पसंद की बात है। हम लोग जनता के सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है अनुज भाई, आपकी बात आ गई। प्रभात भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद राहुल भाई आपके पास भी आ रहा हूँ। प्रभात भाई, आप प्लीज मुझे बताइए ना, जनता के बीच प्रभात भाई मेरी बात तो सुनिए। प्रभात भाई मेरी बात अपनी तो आप जोड़िएगा, मेरे को भी तो बताइए। लेकिन क्या है ना, बार बार यही नैरेटिव जा रहा है, जनता के बीच फेंका जा रहा है कि कांग्रेस तो हमेशा घुसपैठ को लेकर बहुत नरम रही है। घुसपैठियों को आने दो, आधार कार्ड भी बना दो, वोटर आईडी बना दो, अपना वोट बैंक मजबूत कर लो, ये नैरेटिव जाता है। इस प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि 1971 में दुनिया के मानचित्र का नक्शा चेंज किया था हमने। भूगोल बदला था। प्रधानमंत्री जी के इतिहास पर मुझे पता है, इंटीरियर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं, इनको इतिहास कम पता है। अब देखिए क्या हुआ, ये बिहार जाते हैं, ये तक्षशिला को बिहार में बताते हैं। आपको भी पता है रोहित भाई, तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, कभी नाले से गैस बना देते हैं। अब दिक्कत क्या है, अभी आप बात कर रहे थे कानून, कुछ कानून की बात आप कर रहे थे, संसद में आया। तो रोहित भाई, इस देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत एक तरीपार व्यक्ति को देश के दूसरे नंबर पर स्थापित होने का अधिकार मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ये तरीपार व्यक्ति देश के दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं और फिर बनाइए कानून। ये कैसे हो सकता है कि वही व्यक्ति कानून बना रहा हो जो व्यक्ति इस कानून का सबसे ज्यादा उल्लंघन करके बैठा हो? ऐसे नहीं चलेगा ना रोहित भाई। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के इतिहास और भूगोल पर हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब प्रधानमंत्री जी खासकर बिहार जाते हैं तो कपिल शर्मा के शो का क्रेज खत्म हो जाता है। लोग यही देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को देख करके सिर्फ अपना एंटरटेन करते हैं। अब बताइए, एक तक्षशिला की बात नहीं है। याद है कैसे बोला था इन्होंने बिहार के लोगों से, 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं। अरे भाई साहब, कहां से ला रहे हो? गुजरात से ला के दे रहे हो भाई। देश का पैसा है, बिहार का अधिकार है और अधिकार मांग रहे हैं आपसे। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे जीएसटी का जो पैसा दबा के बैठते हो। प्रभात भाई, आप बहुत तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री पर ऐसे डायरेक्ट अटैक आप कर रहे हैं, इसका फायदा तो हो नहीं रहा ना? सीट्स कहां आ रही हैं आपकी? मैं तो ये पूछ रहा हूं, बिहार के इस बार के चुनावों में प्रधानमंत्री ने नरेशन एक बार फिर से दे दी कि कांग्रेस घुसपैठियों के साथ है, लोगों के बीच अगर मैसेज जा रहा है तो आप इसको बर्स्ट कैसे करोगे? 40 सेकंड और दे रहा हूं, फिर राहुल भाई के पास जा रहा हूं। मैसेज जा रहा है। हाँ, इन्होंने झारखंड में भी बोला था घुसपैठिए। हाँ, लोगों ने इनको आईना दिखा दिया ना। झारखंड चुनाव में इनके एक कथाकथित फायर ब्रांड हमसे ही निकल के गए हैं, सिंचाई घोटाला वाले। घोटालेबाज मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, कथाकथित ये बातें माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था। हिमंता विश्व शर्मा घूम घूम के कह रहे थे, घूम घूम के पूरे झारखंड में बोल रहे थे कि भाई साहब घुसपैठिए आ गए, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए। झारखंड के लोगों ने आईना दिखा दिया ना। बिहार के लोग भी आईना दिखा करके भेजेंगे इनको वापिस। आप इस बात से निश्चित रहे रोहित भाई। बिहार बहुत प्रबुद्ध जगह है। इनको ऐसा आईना दिखा के भेजेंगे, फिर इनको समझ में आ जाएगा। ठीक है राहुल, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। राहुल प्लीज आओ ना। मैं चाहता नहीं कि ऐसे पर्सनल कमेंट्स हो। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाएं तो कपिल शर्मा का शो डाउन हो जाता है। मुझे पता है आप भी चाहें तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बोलते भी रहे। बीजेपी राहुल गांधी को क्या कुछ कहती रही है, मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं उन चीजों पे जाऊंगा नहीं। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं, आज प्रधानमंत्री ने कहा डेमोग्राफिक मिशन, तो इस डेमोग्राफिक मिशन का रोड मैप क्या है? और यहाँ पे बेवकूफियत की पराकाष्ठा भरी जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि बड़े लीडर्स को गाली देकर छोटे नेता जो होते हैं ना, वो अपने आप को लाइमलाइट नहीं, मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने पूछ लिया बात। राहुल भाई, मैंने पूछ लिया उनसे बात। मैंने कहा प्रधानमंत्री को गाली देकर नुकसान नहीं हो रहा है, सीटें नहीं आ रही। लेकिन मुझे बताइए ना, आज आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप पॉइंट्स पर बात करते हैं। डेमोग्राफिक मिशन का रोड मैप क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? मां बेल पे बाहर है, जीजा बेल पे बाहर है, और खुद वो
खुद वो जो प्रतिपक्ष का नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनकर चलने का प्रयास करते हैं, वो बेल पे बाहर है, वो बातें करते हैं नैतिकता की। हमारे कुछ भाई बात कर रहे थे, महंगाई को लेकर बातें कर रहे थे, मैं उनको बात बता दूं, इस तरह की बातें वो करते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी हंसी तो जरूर आएगी और आने भी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि आज तक नोकिया फोन मार्केट से क्यों अपडेट हो गया? मैं कह रहा हूं हंसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है राहुल भाई, हंसते रहिए। राहुल भाई मगर मुझे बता दीजिए ना प्लीज, मेरे दर्शकों को पता चल जाएगा, मेरा एक भी दर्शक अगर ये जान जाए कि डेमोग्राफिक मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास रोड मैप क्या है, वो बता दो ना सीधा सीधा मुद्दे पे बात। मैं आ रहा हूं मैं आपके प्रश्न का थोड़ा सा बदलते हुए देखिए, 2008 में महंगाई की अगर बात करें तो 8.35% थी, 2014 में लगभग 11% के आसपास थी, डबल डिजिट में था महंगाई, डबल डिजिट में। और आज अगर देखा जाए तो 2024 का अगर देखा जाए तो 4.9% रहा है बिहार, देश की महंगाई की मैं बातें कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि जो डेमोग्राफिक की जो बात की जाती थी उसको लेकर अगर रोड मैप देखा जाए तो मिशन और विजन बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे वो गुजरात देखिए, चाहे वो दिल्ली में देखिए, जो स्लम एरिया में अवैध रूप से लोगों को बसाया गया था, उनके घर को उजाड़ दिया गया। यही हमारी तत्परता है और यही हमारा नैतिकता है दिखाने के लिए। हम वो प्रधानमंत्री नहीं है कि सही बोले, रेखा गुप्ता ने उजाड़ दिया है कि इस देश के सदन में, इस देश के बुलडोजर चला दिया, अधिकार मुसलमानों का है, ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते। ठीक है, प्रभात भाई बोलेंगे 30 सेकंड, प्रभात भाई बोलिए आप, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। हमने क्या किया, हम हमेशा अनंत भाई आ रहा हूं आपके पास, प्रभात भाई बोलिए। और ये जो चीनी मिल की बातें करते हैं, ये चीनी मिल की बातें करते हैं, यही शायद भूल गए कि रीगा चीनी मिल का ओपनिंग कब हुआ है, और यही भूल गए कि इथेनॉल में कितना ज्यादा हमने बढ़ोतरी हासिल कर दी और इथेनॉल का प्रोडक्शन कितना हो गया। अरे भैया, दृष्टि बदलो तो तुम्हारे सामने के नजारे बदल जाया करेंगे। अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इनके शासनकाल की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि मैं झुग्गियां नहीं उतरने दूंगा, सारी झुग्गियां तोड़ रहे हैं। दिल्ली में मैं इस बात को कंडेम करता हूं कि किसी भी प्रतिष्ठित पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर करने के लिए हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, इसी आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ डाल देते हैं ताकि हम इनके पैसे से इनको भरपाई कर देंगे। मुझे बता दीजिए कि केंद्र सरकार ने कब, केंद्र सरकार ने कितने पैसे बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल पे पिछले भारतीय जनता पार्टी के लोग में? जुमलेबाज भी हैं, 19 में ध्वस्त हो गया, 19 का नैरेटिव 24 में ध्वस्त हो गया। अब क्या चाहते हो भैया? अभी भी वही हो, अपने आप को थोड़ा तो अपडेट कर लो। मूर्खता से बहस करना मूर्खता का पहचान होता है रोहित भाई, और ये सारे लोग वही काम करते हैं जो ऐसा मुद्दा उठाकर लेकर आ रहा है, वो जिस लोगों को सामने प्रकट कर रहा है वो लोग खुद खंडन कर रहे हैं, और ये सारे छोड़ चिल्ला तो रहे हैं, चैलेंज है मेरा, लेकिन ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि चैलेंज बांग्लादेशी को परिवार में एक पता है कि हमारा जन्म ही हुआ है इस देश पे राज करने के लिए। अरे मनवा होगा इंग्लिस्तानी, नहीं बनेगा, काम इसी का थोड़ी है, ये तो हमारे गृह मंत्रालय का काम है ना। कौन नागरिकता अलग है, इलेक्शन वोटर राइट अलग है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं प्रभात भाई, रोहित भाई एक व्यक्ति बताइए जिसको बांग्लादेशी साबित करा हो इलेक्शन कमीशन के एफआईआर में। मैं चैलेंज करता हूं राहुल जी को, एक व्यक्ति कहीं लिखा जाता है क्या? इलेक्शन कमीशन की साइट पर लिखता है क्या? जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, क्यों छाती पीट रहे हो इसमें आप लोग? क्यों प्रभात की छाती पीट रहे हैं आप लोग? क्यों छाती पीट रहे हैं? आपका कौन बीएलए है? कौन सा बीएलए है? अरुण भाई आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर अनुज नॉन स्क्रीन, डॉक्टर अनुज आरजेडी। डॉक्टर अनुज प्लीज, अगर प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से बोल रहे हैं कि बिहारियों के रोजगार को घुसपैठी खा रहे हैं, तो आरजेडी की कोई मजबूरी है क्या जो घुसपैठियों के खिलाफ बात नहीं रखेगी? आपको तो खुलकर बोलना चाहिए। रोहित जी देखिए, बहुत बड़ी बात है कि मैं अगर इस तरह की बात अगर आएगी तो इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री को हम लोग सीरियस लेना बंद कर दिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग सीरियस सुनना चाहते हैं, गंभीरता से उनको लेते हैं, लेकिन कई बार ना वो अपना मजाक खुद बना लेते हैं। कई बार मैं बताता हूँ, इस भावात्मक मुद्दों की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। अरे भैया, आपने खुद कहा SIR के तहत हम उन लोगों को चिन्हित करेंगे जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, आपने खुद कहा था ना। फिर आपने है जो कि उन लोगों का नाम काट दिया। हमने कहा भाई कितने लोगों का आपने नाम काटा? तो 65 लाख का काटा। उनमें से कौन कौन लोग थे? आप सूची देने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट हम लोग की बात को स्वीकार किया, आपको सलाह दिया तो आप है जो कि सूची जारी की। तो आप बताइए ना भाई कि कितने रोहिंग्या थे, कितने बांग्लादेशी थे, कितने म्यांमार के, इसमें दिक्कत क्या है? हमने कब कहा कि रोहिंग्या जो रहेंगे उनको शामिल करिए? आपकी सरकारी फर्जी है ना। अगर पिछले साल अगर रोहिंग्या वोट दे रहे थे तो आपकी सरकार कैसे बन गई?
सारे वोट को रिजेक्ट करके आप इस्तीफा दीजिए। आप पहले बिहार की सभी सीटों को रद्द करिए। तो देखिए बेकार वाली बातें, भावात्मक है। दरअसल क्या है कि ये हिंदू मुसलमान कर करके है, जो कि धर्म की राजनीति कर करके चीजों को राजनीति करना चाहते हैं, जो बिहार की जनता समझ गई है। आज एक मिनट मेरी बात सुनिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। देखिए रोहित जी, आज जो प्रधानमंत्री जी का जो सभा था, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान देने योग्य जो बातें थी, देखिए 2014 की जो प्रधानमंत्री की जो सभा होती थी उसमें भीड़ खींची भी आती थी। इस बार हमने, क्योंकि हम आंखों देख रहे थे, हम इसी कैंपस में हैं, सुबह से मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तब से मैं देख रहा हूँ सारे जो बिहार में जो जीविका की सदस्या हैं, जीविका दीदी हैं, आशावाड़ी की जो महिलाएं हैं, ममता बहनें हैं, ठीक है ना, उन तमाम लोगों को बसों से भर भर कर लाया गया। जितने भी सरकारी तंत्र हैं, आसपास के इलाकों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी महकमे में जो काम करने लोग, सब उनकी भीड़ ज्यादा थी। और मुझे दुख हुआ कि इसका मतलब है कि बिहार की जनता समझ गई है कि दोबारा नहीं चढ़ती काठ की हाड़ी, और बोर हो गए हैं, क्योंकि घोषणाओं पे टिके नहीं रहते ना, हर बार कुछ न कुछ बोलकर चले जाते हैं। अगर आपको भीड़ देखना है ना अभी, तो हम तो वोट अधिकार यात्रा शुरू किए थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। मुझे एक बात बताइए ना डॉक्टर अनुज, मुझे एक बात बताइए ना, ये यात्रा निकालने से सरकार बनती है क्या? लोग आ रहे हैं हुजूम बनकर। और मैं बताता हूँ, यात्रा निकालने से सरकार बनती है क्या? कैसे बनती है सरकार? यात्रा निकालने से सरकार बन जाती है क्या? नहीं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जन समर्थन की बात कर रहा हूँ, लोगों की आकर्षण की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो देखिए, हम तो जन यात्रा, वोट अधिकार यात्रा निकाला था लोगों को सचेत करने के लिए, लेकिन हमारे नेता के प्रति, हमारे मुद्दा के प्रति जनता का इतना लगाव है कि आप देखिए ना, हुजूम के हुजूम, लाखों लोग देख रहा हूँ, अच्छी खासी भीड़ आ रही है, बहुत भीड़ आ रही है। अच्छा जी, एक चीज और मैं बता दूं, प्लीज 20 सेकंड दे पाऊंगा संजय सर, आ रहा हूँ जी, 20 सेकंड और। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि लालटेन युग, देखिए इनका काम ही है रीपैकिंग करना। आप जिस विद्युत परियोजना की ये बात कर रहे हैं कि जगह जगह पे हमने विद्युत जला दिया, आप याद करिए ये जो दीनदयाल बिजली क्या है, वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या था पहले भाई? वो राजीव गांधी विद्युत परियोजना थी, जिसको यूपीए 1 की सरकार में 2005 में लाई गई थी। ठीक है, तो ये रिपैकिंग करके जो वाहवाही लूटने की जो इनकी आदत है ना, इसीलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री खुद अपना मजाक बना नहीं, अच्छा लग रहा है। एक वक्त पे आज जो प्रधानमंत्री एनडीए कह रहे हैं ना, कांग्रेस भी कहा करती थी आरजेडी को, लेकिन आज आप राजीव जी को भी याद कर रहे हैं, कांग्रेस भी आपका साथी है। मैं एक बार संजय जी को ले लूं, फिर आऊंगा आपके पास, और आपकी बात को लेकर ही संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय सर, अभी खुद भाई बता रहे हैं, डॉक्टर अनुज मुझे बता रहे हैं कि पुरानी बातों को लेकर आ रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, चारा घोटाले का जिक्र भी हो ही जाता है आए बगाए, जंगल राज बार बार जनता को याद दिलाने का प्रयास किया जाता है। आपको लगता है कि अभी भी ये चीजें जनता को प्रभावित करेंगी? देखिए, उस कालखंड को जिन लोगों ने जिया है, भोगा है, उसके जेहन में तो वो चीजें हैं। ठीक है, ये हाईकोर्ट ने जंगल राज की बात की थी, कोई व्यक्ति ने, कोई पार्टी ने नहीं की, कोर्ट से आया था। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि बदलते हुए बिहार की तस्वीर, ठीक है, जिस गति से बिहार बदलना चाहिए था वो नहीं बदला, लेकिन क्या बिहार बदला नहीं है क्या? अगर सड़कें देखिए, मैं अभी जहानाबाद में हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि पटना से मात्र 35 मिनट लगा और मैं जहानाबाद पहुंच गया, जबकि 2.5 घंटे लगते थे। अनुज जी भी अगर गया जाते होंगे पटना से, तो अच्छी सड़कें बनी है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। गांव में बिजली पहुंची है। अब पहले कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था बिहार में, आज कितना मेगावाट बिजली का कंजम्पशन है बिहार में, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो देख लीजिए कि रोशनी से गांव पहुंची है रोशनी। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि अभी रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है। मैं अभी परसों यूनिवर्सिटी पर बात कर रहा था कि सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटी मिलाकर के 38 यूनिवर्सिटी है बिहार में, लेकिन रैंकिंग के स्तर पर देश लेवल पर भी कहीं नहीं टिकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी जहां 45 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बिहार में मात्र 7 है। ये है, एक पीड़ा लगती है। आज भी 29% पुलिस के पद खाली है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है बिहार के साथ। आज भी 30,000 लोगों पर एक चिकित्सक है, पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टर के पद रिक्त हैं, ये सच्चाई मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन करप्शन एक मुद्दा रहा है बिहार के साथ, और वो मुद्दा डाइल्यूट नहीं हुआ है। रोजगार आज भी एक मुद्दा है। एक बड़ी आबादी, 57% आबादी जो 25 साल से नीचे का है, उसके पास ठोस रोजगार के सवाल है।
आज भी एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां बिहार के मंत्री जी या बिहार के ब्यूरोक्रेट अपना इलाज कराने जाते हैं। संजय सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने कही। यकीन मानिए मेरे जहन में सारी चीजें थी, लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस ही है, अनुभव ही है कि बिना मेरे सवाल के आप जवाब दे रहे हैं। पर प्लीज मुझे बताइए ना, ये सारे मुद्दे तो अभी भी ज्वलंत है ही ना। लॉ एंड ऑर्डर पर आप मेरे साथ कितनी बार बैठ गए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप मेरे साथ कितनी बार बैठ गए, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं उसको लेकर, युवाओं के रोजगार बेरोजगारी को लेकर हमने कितनी डिबेट कर ली, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में ये सब कहां है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं एसआईआर एसआईआर एसआईआर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। प्रधानमंत्री इसका जवाब दे देता हूं 1 मिनट में। आ रहा हूं प्रभात भाई। देखिए, इंटेंसिव रिवीजन हो, समरी रिवीजन हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो, ये इलेक्शन कमीशन का पार्ट है। ठीक है, वो मतदाता का नाम कटा, इंटरिम वर्डिक्ट तो सुप्रीम कोर्ट का आ ही गया है ना, बिल्कुल, कि भाई वो 65 लाख लोग जिनका नाम कटा है उनको आप ट्रांसपेरेंट कीजिए, वो बूथ लेवल पर जाकर के उनका नाम चिपकाइए। ये मृत हैं, ये दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं और ये डबलिंग में है। वो एसआईआर बिहार का मुद्दा नहीं, बिहार का मुद्दा है रोजगार। 45% लोगों के जेहन में आज भी रोजगार मुद्दा है। 25 से 30% लोगों के जेहन में शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा है। 15% लोगों के जेहन में मुद्दा है यहाँ पर ये तो यही तो असली मुद्दे होने चाहिए, इन्हीं पर तो होनी चाहिए। डॉक्टर संजय मैं आऊंगा। प्रभात भाई ये मुद्दे उठा रहे हैं आपके, नहीं उठा रहे, या सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की छत्र छाया में ही राजनीति करनी है? सच बताइएगा, आप बहुत दिल खोल के बात करते हैं। प्रभात भाई बोलिए। तो जो भी बनाना है अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन संजय भाई की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। बताइए। इन्होंने कहा एसआईआर मुद्दा नहीं है, आपने उसको मुहर लगाई। संजय भाई, जो 32 लाख लोग आज के डेट में कह रहे हैं कि अस्थायी रूप से बिहार से बाहर जा चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन कह रही है। आप समझिए वो क्यों गए। वो जो पलायन का दर्द है, अपनी मिट्टी को छोड़ने का दर्द है, सबको है वो। क्या आपको नहीं लगता कि ये रोजगार वाला मुद्दा ही है? बिल्कुल है, रोजगार ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारक। बिल्कुल है सर। कौन अपनी जमीन को छोड़ के जाना चाहता है? 1 मिनट रोहित भाई, मैं क्लियर कर दूं। हाँ, क्लियर कीजिए। 20 वर्षों से बिहार को जिस दुर्दशा में शराब माफिया, संजय भाई मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया और शिक्षा माफिया, ये 4 माफियाओं का खुलेआम राज चल रहा है बिहार के अंदर। और जो सत्ता है वो अपना इकबाल हो चुकी है, इनके चरणों में नतमस्तक है माफियाओं के। और मैं सच कह रहा हूं भाई, आज बिहार के युवा तरस रहे हैं। राहुल भाई मैं आपके पास आ गया। राहुल भाई प्लीज आप मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री जब बिहार में थे तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बुरी नजर से बचाना है, बुरी नजर से बचाना है, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुशासन बाबू के राज में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जो कि संजय जी भी उठा रहे थे, पलायन बड़ा मुद्दा जो संजय जी भी उठा रहे थे, तो बुरी नजर नहीं है अभी बिहार पर, यह मान जाऊं मैं इन प्रॉब्लम्स के बावजूद? देखिए रोहित जी, निश्चित तौर पे देखिए, चाणक्य ने भी कहा था कि अगर आपको राज्य को अगर निरंतर आगे बढ़ाना है तो आपको अपने आलोचक अपने भी क्यों ना हो उनका समर्थन करना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर जो बीच में जो वारदातें घटी थी, जो हत्याएं हुई थी, उसके ऊपर खुद भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठा दिया था, ये कह के कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं कुछ कमजोर हुआ है, लेकिन उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से एक्सेप्ट भी करता हूं। लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हम अलग क्यों हैं। हम अलग इसलिए है क्योंकि जो हमारे सामने है वो चीज को हम दिखाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर अपनी चीजों को सुधारते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना कि आप अपने आईने को साफ कीजिए, क्योंकि आईना अगर गंदा हो तो चेहरे साफ नजर नहीं आते हैं, तो हम अपने आईने को भी साफ करते हैं। अगर बिहार के विकास की बात करें तो निश्चित तौर पे मैं थोड़ा सा 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। मैं अगर 2005 की बात कर लूं, 2005 की अगर बिजली की बात कर लूं तो लगभग 700 मेगावाट थी, 700 मेगावाट बिजली की मांग थी। आज बजट कितना था बिहार का उस समय, ये भी बताइए। मेगावाट हो चुकी है। ये हमारे एक उपलब्धि है। जो बातें करते हैं पलायन की, जो बातें करते हैं रोजगार की, मैं उनको बता दूं पहले बिहार के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग पलायन कर जा चुके थे, 5 करोड़ लोग। और आज का वो आज अगर ई श्रम पोर्टल की बात कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी आंकड़े नहीं देता, तो लगभग 2.9 करोड़ बिहारी लोग ही केवल बाहर है। यानी कि पहले से जो स्थिति है वो बेहतर हुई है और हमने इसको बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। अगर 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कर लीजिए तो 12 लाख सरकारी नौकरियां, 38 लाख किसका देन था? जो हमारे सरकार में थे, रोजगार किए गए हैं। और यही समस्या होता है जब भी हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हमारे विपक्ष के साथ हल्ला करने लगते हैं, और ये हल्ला करके ही गंभीरता को समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पे आर्थिक सहायता और कौशल विकास की बात होनी चाहिए, उद्योग एवं स्वरोजगार की बात होनी चाहिए। मैं बताऊंगा कि मैंने कितने रोजगार हमारी सरकार ने लगाई है।
और जो चुनौतियां हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि आगे हम क्यों बेहतर होंगे। अब जो आपने पूछा मुझसे कि नहीं, पर मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री का ये कहना ये बिल्कुल पर्सनल कमेंट नहीं होगा आरजेडी पर, कांग्रेस पर, कि बुरी नजर से बचाना है, बुरी नजर से बचाना है। उनकी सत्ता आ जाएगी तो बुरी नजर लग जाएगी बिहार को। देखिए उनके शासनकाल में अगर बात करें केंद्र में 2004 से 2024 तक 2 लाख करोड़ रुपए दिया था इन्होंने, और मोदी जी ने 2014 से 2024 तक में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 9 लाख। और इसका गुणगान तेजस्वी यादव जी ने सार्वजनिक मंच से किया है रोहित जी। जब नितिन गडकरी जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था तो कहा था कि आपके नेतृत्व में जो पैसे मिल रहा है उससे सड़कों का जाल बिछ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अनुज जी जो गया भी जाते होंगे तो जिस सड़क का लुत्फ उठा रहे हैं, अरे गया में रहता हूं मैं, ही सरकार का देन है और उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक मजबूरी है, नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर अनुज, ऐसी मजबूरी तो नहीं होनी चाहिए यार। आप तो युवा हो, डॉक्टर हो, हर चीज पर थीसिस करते हो, रिसर्च करते हो। मैं तारीफ बोल के कर रहा हूं कि इनके पास नितिन गडकरी जैसे विजनरी नेता हैं जिन्होंने हाईवे पे काम किया है, जिसपे बुरी नजर रखते हैं, ठीक है, जिसको ये पसंद ही नहीं करते। तो मुझे देखिए 20 साल आप सत्ता में हैं तो काम हुआ ऐसा, इसको तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि सत्ता में कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आरजेडी के, प्लीज बता दीजिए ना डॉक्टर अनुज। रेशियो में बिहार, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात खत्म नहीं हुई। जिस रेशियो में बिहार का विकास होना चाहिए क्या हुआ है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देना ही सिर्फ विकास का मायने है क्या? जीवन स्तर में कभी कहीं कोई सुधार है? शिक्षा की बदहाली देख लीजिए, विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, अस्पताल का उदाहरण उन्होंने दे ही दिया, ठीक है, रोजगार की बात हो ही रही है, महंगाई की बात हो ही रही है। अभी आप देखिए SIR से पहले हम लगातार, हमारे नेता जनता के बीच में जा रहे थे, हम यात्रा विपक्ष के काम से सवाल उठाना थोड़ी है, लगातार महंगाई पे बात करते, रोजगार पे बात डॉक्टर अनुज, आपका तो अपना कोई सर्वे भी है जिसमें आपकी सरकार बन रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको पता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है आपके पास क्या? बिल्कुल, देखिए रोहित जी, देखिए हम बताते हैं, जब भी हमें मौका मिला हम महंगाई, रोजगार पे हम बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं। आप याद करिए ना, 17 महीने की सरकार में जब हम रोजगार पे बात कर रहे थे, नीतीश कुमार क्या कहते थे? पैसा कहां, अपने बाप के घर से लाओगे? लेकिन हम लोगों ने दबाव बनाया, हम लोगों ने योजना बनाई, रोजगार मिला। 17 लाख नौकरी देंगे। अभी कुछ दिनों पहले नीतीश जी ने बताया 20 लाख सरकारी नौकरी दे दी हमने, तो आपके आंकड़े से तो ज्यादा नौकरी तो दे चुके हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, झूठ का पुलिंदा बांधने से क्या, आंकड़ा देखिए ना। मोदी जी भी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी हमेशा देंगे, नौकरी मिली क्या? अभी भी मैं आपका अभी जो ब्रेक में जो वीडियो दिखा रहे थे उसमें घोषणा कर रहे थे कम्युनिकेशन सुधार देंगे, बुलेट ट्रेन चल गया क्या? तो जहां जाते हैं वहीं पे जो कि अपनी घोषणाओं के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। घोषणानंद सिंह अभी का नाम हो जाना चाहिए राजनाथ सिंह को छोड़कर। तो देखिए बात फैक्ट पे बात करिए ना कि बिहार की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, महंगाई पे क्या है स्थिति, अपराधीकरण के साथ। पटना जैसे शहर में 25 घंटा में डेली 1 हत्याएं हो रही है। बताइए, गोपाल खेमका जी के घर के आगे से हत्याएं हो जा रही है, अस्पताल के अंदर घुस के लोग मार दिए जा रहे हैं, और वो भी शूटर के द्वारा, यानी उद्योग की तरह चल रहा है। अरे वो यही कहते हैं कि देखिए आपके टाइम को जंगलराज क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि आपके लोग आ जाते थे बचाने के लिए, अपराधियों को पकड़ते हैं, आपकी पार्टी से कनेक्शन निकल जाता है, फिर सब चुप हो जाते हैं, कोई ट्वीट नहीं होता। साबित नहीं, कहा साबित तो करिए, हम तो कहे कि साबित करिए। आप यादव होने का मतलब थोड़ी होता है कि वो आरजेडी का आदमी। ठीक है डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय, जो भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया कि मैं तो बिल भी ला रहा हूं, मैं खुद भी उसकी जद में हूं, प्रधानमंत्री मैं गलती करूंगा मेरे पे भी वही होगा, लेकिन विपक्षियों को इतना डर क्यों है? क्यों इंडिया ब्लॉक ही कह रहा है कि जहां जहां इनकी सरकार नहीं है इसका दुरुपयोग होगा? इतना अविश्वास क्यों है? क्या विपक्ष में इतना अविश्वास हमेशा से रहा क्या? क्योंकि बीजेपी तो खुद कितने लंबे वक्त तक विपक्ष में रही। आप हमसे पूछ रहे हैं सर? नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक संजय जी का रिएक्शन ले लो, फिर आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, विपक्ष का कुछ अगर आधार है, ठीक है, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है कि आप उसके डिबेट में जाइए। अब ईडी सीबीआई को लेकर के जो विपक्षी नेताओं को घेरा गया, ठीक है, आपको भी पता होगा कन्विक्शन रेट क्या है, बहुत कम है, कन्विक्शन रेट मात्र 3%। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, ईडी सीबीआई 6 महीने से तो पहले बेल उनको मिलना नहीं मिलना, लेकिन उनको पद से इस्तीफा देना हो, कहीं ना कहीं से इनके इंटेंशन को लेकर के विपक्ष सवाल उठा सकता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर राजनीति में शुद्धता और पारदर्शिता चाहिए, तो अगर ये संशोधन बिल आ रहा है तो मैं समझता हूं कि आना चाहिए। इससे राजनीतिक सूचिता बढ़ेगी कि भाई ठीक है, हम पर आरोप लगा, हमें जेल में डाला गया, वो सिद्ध हुआ नहीं हुआ, हम आरोपी हो गए तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। एक मापदंड तो तय होगा, एक रोल मॉडल तो तय होगा, एक
दूसरी बात, बिहार को लेकर के जो सवाल है वो आज भी सवाल अनुत्तरित है, और वो अनुत्तरित सवाल का क्या, हायर एजुकेशन कोलैप्स है। तो आज भी 29% बच्चे 9वीं से 12वीं के बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है। 8वीं तक 38% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। आपके पास पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी तो छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर्स की संख्या है 30,000 पर बिहार में एक डॉक्टर है। और एक चीज को लेकर मैं बराबर कहता हूँ, ठीक है, वो कालखंड जंगल राज का था, उस कालखंड में चीजें रुकी। भाई जनता ने सत्ता तो आपको दी, क्या 20 साल कम है क्या? लेकिन 20 साल के बाद भी अगर तमिलनाडु की आबादी 8 करोड़ है और उसका बजट है 7.5 करोड़, 7.5 लाख करोड़, और आपका बजट जो है वो 3,20,000 करोड़ होता है, तो 14 करोड़ आबादी है। अब उससे मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में 53% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आपकी प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया है। बगल का झारखंड जिसको आपने बांट करके दिया, उसकी आमदनी प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपया है, और दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख रुपया है। तो सवाल है ना कि जनता बार बार अगर आपको मैंडेट दे रही है, कब तक जंगल राज का रोना रोते रहिएगा? कब तक उनको घेर घेर करके सत्ता में आते रहिएगा? इसलिए आपको वहां से निकलनी होगी। और जो सवाल है, मौजूद सवाल, चाहे वो 1.35% इंडस्ट्रियलाइजेशन है बिहार में, क्या कोई ऐसा राज्य देखे हैं कि 2012-13 में 3,123 कंपनियां थी, इंडस्ट्री थी, 22-23 में घट करके 2,721 हो गए। नहीं, ये सिर्फ बिहार में इंडस्ट्री। तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन 0.8% जो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये सवाल है, ये सवाल को आप डॉक्टर संजय सर, यही सवाल है, यकीन मानिए यही सवाल है, इसलिए मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा हूं आपको, अरुण भाई भी बहुत ध्यान से सुन रहा है। 20 सेकंड दे पाऊंगा अरुण भाई, घुसपैठ पर आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है ये बता दीजिए बस, फिर मुझे कंक्लूड करना है। नहीं होनी चाहिए ना, मैं तो कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए। इसके समर्थन में कौन हो सकता है? लेकिन आप चिन्हित तो करिए कि किसी भी निर्देश को है जो कि आप घोषित कर दिएगा घुसपैठी है ये। देखिए अभी एक जो संविधान संशोधन पे जो बात हो रही थी सर, देखिए इस पे हम लोग की आपत्ति ये है सिर्फ कि आप देखिए, क्योंकि इनके लिए चीजें आसान है, क्योंकि इनके पास वॉशिंग मशीन है, जो भी अपराध करके आते हैं उसको धो के ठीक कर देते हैं। अजीत पवार के केस में एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ, सत्येंद्र जैन जी के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ जिस तरह की घटना घटी, नहीं घटना घटी, लेकिन उसका दोनों का इंपैक्ट कितना लगे ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, जेल से सत्ता चढ़ाते हैं, वापस चुनाव होते हैं, हार जाते हैं। हेमंत सोरेन जी के पास आरोप लगते हैं, वो अपने पद को छोड़ते हैं, चंपई सोरेन को बनाते हैं, बाहर आते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। यानी देश की व्यवस्थाएं कितनी मजबूत है, और आखिर में यही तो बात है, जनता ही जनार्दन है, गलत तो नहीं कह रहा ना। आज का वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। डॉक्टर अनुज, थैंक यू सो मच आप जुड़े। डॉक्टर संजय, थैंक यू सो मच आप जुड़े मेरे साथ, और भी पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए बड़ी बात है, आखिर में एक अच्छा एग्जाम्पल दे दिया डॉक्टर अनुज ने, 2 अलग अलग स्टेट्स का जिक्र कर लिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कभी भी कोई खतरा हो ही नहीं सकता, होने ही नहीं देंगे, ना आप ना मैं। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।